हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की पहली वीडियो हो चुकी है कंप्लीट और आप सबने उसे देख भी लिया होगा। तो अब हम आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के दूसरे पार्ट पे, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। और यहीं से कारवां शुरू करते हैं। तो पहला ही दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये मास एक्शन लॉ कैसा है? ये तो आप सब जानते हैं, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के मास काम करते हैं। जी हाँ, रिएक्टेंट का मास कम होता है और प्रोडक्ट का मास बढ़ता है। तो कौन एक्शन कर रहा है? यस, मास एक्शन कर रहा है। इसीलिए अब हमें पढ़ना है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लगा लीजिए हेडिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन। और ये कैसे काम करेगा हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, यस। तो ये हो गया लॉ ऑफ मास। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बट उसके पहले मैं बता दूं, इसे दिया था दो साइंटिस्ट, गुलबर्ग एंड वागे। गुलबर्ग एंड वागे, बागे नहीं, वागे। गुलबर्ग और वागे, इन्होंने ये लॉ दिया था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको जनरली कोई बताएगा नहीं। ठीक है, सुनिए। एप्लीकेबल, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो एप्लीकेबल है ओनली फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन। एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ये एलिमेंटरी रिएक्शन क्या होता है? एलिमेंटरी रिएक्शन वो होते हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं, व्हाट आर एलिमेंटरी रिएक्शंस। तो एलिमेंटरी रिएक्शन क्या है? ठीक है, दोज रिएक्शंस, दोज रिएक्शन which gets completed in single step. Those reaction which gets completed in single step are called as elementary reaction. ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए प्यारे बच्चों, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एलिमेंटरी रिएक्शन। सर एग्जांपल तो दो। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए। PCl5 टूट के क्या दे रहा है? PCl3 प्लस Cl2। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखिए, HI टूट के क्या दे रहा है? यस, H2 प्लस, या फिर ऐसे ही इसका इजी वर्जन ही लिख देते हैं, H2 प्लस I2 इज गिविंग व्हाट? 2। जी हाँ, गैस गैस और गैस देख दिया, यहाँ पे भी गैस गैस गैस। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इन्हें हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ना प्यारे बच्चों, ये केमिकल काइनेटिक्स से चुराया गया है, वहां से इसे लिया गया है। समझ में आया? तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो सबसे पहले बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था? गुलबर्ग एंड वागे ने। और किसको एप्लीकेबल है? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं? जो सिंगल स्टेप में होते हैं, और जो सिंगल स्टेप में नहीं होते उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सर थोड़ा फास्ट बोल दिए। यस प्यारे बच्चों, आपको फास्ट ही रहना है, क्योंकि नीट की परीक्षा में जो फास्ट होगा उसी का रिजल्ट आएगा। अगर आप मेरी बात से एग्री हो तो लिखो कमेंट बॉक्स में यस यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे स्टेटमेंट। बताइए किसका स्टेटमेंट? यस, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहता है स्टेटमेंट? रेट ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन, rate of any elementary reaction is directly proportional
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ reactant raised to their stoichiometric coefficient. क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट? रेट ऑफ एनी एलिमेंट्री रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर कहना क्या चाहते हो? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझाता हूं। AA प्लस BB गिव्स व्हाट? CC प्लस BD। ओके, मान लीजिए ये सारा एक गैस फेज रिएक्शन। ओके, अब इसमें ये स्मॉल ABCD क्या है? ACD ये क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका है? रिएक्टेंट का। और ये क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका? प्रोडक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो अब हम लगाते हैं क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो सबसे पहले रेट, और यहाँ पे क्या लिखा गया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए मैं जैसे डेफिनेशन है डिक्टो उसी के साथ जा रहा हूँ। तो क्या बोला गया है? रेट ऑफ एनी एलिमेंटरी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका? एक्टिव मास, एक्टिव मास, एक्टिव मास, एक्टिव मास, और उसका क्या? प्रोडक्ट किसका? ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है? ए है, और क्या है? बी। तो एक्टिव मास ए का और एक्टिव मास बी का प्रोडक्ट रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है मेरे बच्चों? यस, ए। और इसका क्या है? यही है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ पे ए बी क्या है? ए और बी है रिएक्टेंट किसके लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। और जो सी है एंड डी है वो क्या है? वो है प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। तो एक रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट। अब जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो उसे हटाने के लिए क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू KF A रेस टू A इंटू B रेस टू B। सर ये क्या लिखा आपने? ये KF क्या आ गया बेटा? तो ये जो KF है इसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। व्हाट इज KF? KF इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। इसके लिए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन साइड में ले ले। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो डब्बे में बंद करना तो बनता है। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से हम ये जो एक्सप्रेशन है ये बैकवर्ड के लिए भी लिख सकते हैं। इसके लिए लिख सकते हैं बैकवर्ड। देखिए कैसे बैकवर्ड के लिए ये देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट हो गए, तो ये सी और ये डी। जी हाँ बच्चों, मान लेना ये रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री। मैं इस रिएक्शन को एलिमेंट्री मान के ही चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आ जाएगा सी और यहाँ पे आ जाएगा डी। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? ये आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के बी इक्वल टू सी रेस टू सी इंटू रेस टू डी। सर अब ये यहाँ पे के एफ आ गया था और यहाँ पे के बी आ गया। सर ये के एफ और के बी क्या है? तो प्यारे बच्चों ये के एफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह से ये के बी भी बड़ा इंपॉर्टेंट। तो के एफ और के बी क्या है? जी हाँ मेरे बच्चों, के एफ एंड के बी आर रेट कांस्टेंट। के एफ एंड के बी, ध्यान से आंखें खोलो, कान को भी खोलो, बड़े बड़े कान ऐसे लगो, समझ में आया? ऐसे लगाओ कि बड़े बड़े कान हैं तुम्हारे, मतलब दिमाग को अपने ऐसे प्रेशराइज करो कि सुनना है, जो वो सर बोल रहे हैं वो सुनना है, तो ध्यान से सुनना है। के एफ एंड के बी आर रेट कांस्टेंट, और उनको भगवान का वरदान है कि वो बदलेंगे तो सिर्फ किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। तो के एफ और के बी क्या हुए? रेट कांस्टेंट। के एफ एंड के बी क्या हुए? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। आप लिख लेना कहीं पे,
और सर ये स्क्वायर ब्रैकेट में C क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में D क्या है, एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D, ठीक उसी तरह से एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B। और ये ऊपर स्मॉल छोटू छोटू क्या क्या है, A और B जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A का है और B स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B का है, C क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C एंड D इज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ D जो कि प्रोडक्ट है। आई होप आपको समझ में आया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप क्या लिखोगे, यस रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, मतलब केएफ और केबी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, यस मेरे भाई टेम्परेचर पे। आ गया सबको समझ में, तो समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, 2a plus b gives तो जरा इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग एक एक्सप्रेशन लिखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू ए रेस टू ए इंटू बी रेस टू। आई होप आपको समझ में आ गया। कैसे, ये देखिए ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन, जी हाँ यहाँ पे लिखना होगा कंसीडर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया, हाँ या ना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ए रेस टू ए एंड बी रेस टू 1। ठीक उसी तरह से रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन क्या लिख सकते हो, के बी इंटू डी रेस टू 1। आई बात समझ में, यस बहुत ही सिंपल है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम बढ़ेंगे बच्चों आगे एंड वी विल अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए एंड इट इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या हो गया बच्चों, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख देते हैं, क्या है वो इंपॉर्टेंट लाइन, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, equilibrium is attained only in reversible, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तभी इक्विलिब्रियम आएगा। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं प्यारे बच्चे, क्या एक एग्जाम्पल, क्या है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। और यहाँ पे क्या है, जी हाँ यहाँ पे है गैस, गैस और गैस। साथ ही साथ आपको मान के चलना है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज हाउ मच, 1 लीटर। अब स्टार्ट करते हैं, किस्से को समझते हैं, कहानी को समझते हैं। E इज इक्वल टू जब 0 था बच्चों, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था मेरे भाई, जब रिएक्शन बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ था, नाइट्रोजन का 10 मोल था, तो वॉल्यूम 1 लीटर होने की वजह से नाइट्रोजन वॉज 10 मोलर, हाइड्रोजन वॉज 30 मोलर एंड अमोनिया वॉज 0 मोलर। बोलिए ये समझ में आया। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था तो जो नाइट्रोजन थे उसके 10 मोलर थे, हाइड्रोजन के 30 मोलर थे और अमोनिया के 0 मोलर थे। क्यों 0 मोलर, क्योंकि रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए कंटेनर क्लोज है, रिएक्शन हो रहा है और मैंने कुछ डिवाइसेस लगा रखी हैं जो मुझे टाइम के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो T इज इक्वल टू 5 मिनट्स। T मैंने कितना ले लिया, यस प्यारे बच्चों 5 मिनट ले लिया। चलिए इसको थोड़ा सा दूर रख देता हूँ। T इज इक्वल टू 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स का गेम देखते हैं। अब ये हो गया 8 मोलर, कितना हो गया 8 मोलर। सर ये 8 मोलर का मतलब क्या है, चलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा क्लोज क्लोज ना दिखे इसलिए इसको दूर ले लेते, नहीं तो पता चला सब कुछ चिपका हुआ लग।
नाउ आई थिंक इट्स ओके, ये बिट ओके हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये 8 मोलर था, ओके, मतलब 10 से 8 हो गया, मतलब नाइट्रोजन के कितने मोल यूज हो गए बच्चों, 2 मोल। याद रखना, हम इस साइड रिएक्टेंट के साइड बचा हुआ अमाउंट लिखेंगे और प्रोडक्ट के साइड बना हुआ अमाउंट, मतलब अमोनिया कितना बना वो लिखेंगे और यहाँ पे रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है वो लिखेंगे। तो ये 8 मोलर हो गया। 1 मोल नाइट्रोजन को कितना मोल हाइड्रोजन लगता है बच्चों, 1 मोल नाइट्रोजन को कितना मोल हाइड्रोजन लगता है, बोलिए ना भाई। 1 मोल को 2 3, अरे कोएफिशिएंट में दिख रहा है ना, 1 मोल को 3 मोल हाइड्रोजन लगता है, तो 2 मोल को कितना लगेगा, 3 नहीं 6। समझ में आया, जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो 2 मोल नाइट्रोजन 6 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, मतलब 6 मोल हाइड्रोजन खत्म हो गए, तो बचे कितने मेरे दोस्त, यस 24 मोलर। आया समझ में, कितने बच गए, 24 मोल। अब 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन से सॉरी 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनते हैं, 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो यहां से 10 से 8 हो गया, मतलब 2 से कितने बनेंगे, यस 2 से बनेंगे 4 मोल। मैं एक बार वापस समझाने की कोशिश करता हूं, नाइट्रोजन के 1 मोल को 3 मोल हाइड्रोजन लगते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना मोल रिएक्ट हुआ मेरे भाई, 2 मोल, और जब 2 मोल रिएक्ट हुआ तो उसे हाइड्रोजन कितना लगेगा, 6। हाइड्रोजन था कितना स्टार्टिंग में, 30, तो 30 माइनस 6 विल बी 24, और 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है, तो 2 मोल नाइट्रोजन से 4 मोल अमोनिया बनेगा। नो डाउट ये सेम जो रेशियो है ये आप H2 से भी निकाल सकते हो, डिक्टो सेम आएगा। चलिए, ये था टाइम 5 मिनट। अब हम बढ़ते हैं E इज इक्वल टू 10 मिनट्स, E इज इक्वल टू 10 मिनट्स। अब मैंने एपरेटस में देखा तो जो नाइट्रोजन है वो 6 मोलर बचा हुआ है बच्चों, कितना बचा हुआ है, 6 मोलर। 6 मोलर मतलब क्या, 4 मोलर नाइट्रोजन खत्म हो गए, 4 मोलर, हमेशा स्टार्टिंग से कंपेयर करना है, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे कितना है 6, मतलब 4 मोलर नाइट्रोजन रिएक्ट कर गए। तो जब 1 मोलर नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन लगते हैं, तो फिर आप बोल सकते हो कि 4 को कितने लगेंगे, 12, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, तो 4 मोल नाइट्रोजन 12 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, और फिर इसका अमाउंट बच जाएगा समवॉट अराउंड 18 मोलर। कैसे, 30 माइनस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18। अब 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो 4 से कितने बनेंगे, ये 8। आई होप आपको समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं, अब लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब समय को मैंने ले लिया है 20, कितना 20 मिनट्स, और अब ये कितना हो गया 4 मोलर। सर आपको ये सब पता कैसे चल रहा है, अरे प्यारे बेटा, मैंने बताया ना डिवाइस लगी होगी, डिवाइस लगी हुई है जो मुझे बता रही है किसके बारे में, यस अमाउंट। तो जब ये 4 मोलर हो गया, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि अब इसमें अब नाइट्रोजन कितना रिएक्ट हुआ है, देखिए पहले 10 था, अब 4 बचा हुआ है, तो रिएक्ट कितना हुआ, 6 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट हो गए। तो 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन लगता है, तो 6 मोल नाइट्रोजन को कितना लगेगा, यस 18 लगेगा, और जब 18 लग गया तो 30 माइनस 18 12 मोलर, 12 मोलर हाइड्रोजन बच गया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, रिएक्टेंट के साइड क्या रखेंगे, बच गया, और प्रोडक्ट के साइड क्या रखेंगे, बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इधर देखिए, 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनते हैं, तो 10 से अब ये 4 बचा है, मतलब 6 रिएक्ट हो गए, तो 1 से 2 बनेगा, तो 6 से कितना बनेगा, यस 12। आया समझ में। चलिए अब खेला को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने ले लिया T इज इक्वल टू 25 मिनट। अब ये कितना है, 4 मोलर, ये कितना है 12 मोलर, अब कितना है 12 मोलर। फिर मैंने ले लिया T इज इक्वल टू 30 मिनट्स। ये एक जनरल एक्सप्लेनेशन है बच्चों, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं है, नहीं तो बोलोगे सर 30 मिनट में अमोनिया बना दिए, गजब, सर हेबर को मारो गोली आप ही अमोनिया बनाओ। अरे नहीं बेटा, ये थियोरिटिकल है। एग्जैक्टली है। अब आप एक चीज क्या देख रहे हो, अब आप एक चीज क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये देखिए यहाँ से इसको ऑब्जर्व करिए, आप देख रहे हो सब कुछ रुक सा गया, सब कुछ क्या हो गया मेरे बच्चा, रुक सा गया, मतलब मैं क्या कह सकता हूं, ऐसा लग रहा है अब रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। इस वैल्यू को ऑब्जर्व करिए, ध्यान से ऑब्जर्व, देखो देखो
देखो इस वैल्यू को ध्यान से देखो, आपको क्या लगेगा पता है, कहीं वो आ तो नहीं गया। देखो वो आ गया, वो आ गया जिसका मुझे था इंतजार, वो आ गया, बोलो क्या आ गया? यस, इक्विलिब्रियम इज अटेन, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। अब आ गया, जिस रेट से N2 और H2 मिलके अमोनिया दे रहे हैं, ठीक उसी रेट से अमोनिया टूट के क्या दे रहा है? N2 और H2। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब ये जितना आगे चल रहा है उतना ही पीछे से भी रिएक्शन हो रहा है और सब कुछ थम्स हो गया। ऐसा लग रहा है सब कुछ रुक सा गया है, सब कुछ थम सा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रिएक्शन दोनों साइड में चल रहा है। समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या क्या होगा ये हम समझेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इक्विलिब्रियम आता है तो कैसा दिखता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बिल्कुल टेंशन ना लो बच्चों, अब हेडिंग लगा लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या बताता है इक्विलिब्रियम? सबसे पहले कॉस्ट एट इक्विलिब्रियम, rate of forward, rate of forward becomes equal to rate of backward। मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है और जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है, सेम सेम है। आया समझ में? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। किस पे? इक्विलिब्रियम पे। जिस स्पीड से ये अग्गू जाएगा उसी स्पीड से ये पिछू से भी आएगा। समझ में आया? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, एट इक्विलिब्रियम concentration of both reactant and product remains constant। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगा। यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन हो जाता है कि इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है दोनों इक्वल हो जाता है। जी ये बिल्कुल ही गलत है, याद रखना। इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम भी हो सकता है, रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट कम हो सकता है, फिर प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है, रिएक्टेंट कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में? ये तो उस रिएक्शन पर डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इन नेचर? ये डायनामिक शब्द का क्या मतलब है? यहाँ पे जो डायनामिक शब्द है ये कीवर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डायनामिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये जो पहला पॉइंट है ये भी आपको याद रखना है। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाता है? बैकवर्ड इक्वल। और फिर क्या याद रखना है? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको मैंने ब्रैकेट में बंद किया। डन? ऐसा है। अच्छा, डायनामिक मतलब क्या है? जिस स्पीड से फॉरवर्ड आ रहा है ना उसी स्पीड से बैकवर्ड भी आ रहा है। मतलब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। हमें लग रहा है रिएक्शन रुक सा गया है, लेकिन रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन चल रहा है। आया समझ में? ऐसे आगे देखिए, इक्विलिब्रियम कैन बी attained, equilibrium can be attained from either direction, either direction। सर ये ईदर शब्द का क्या मतलब है? यही तो कीवर्ड है मेरे। इधर ही तो क्या है? की
ईदर डायरेक्शन मतलब आप रिएक्टेंट से भी इक्विलिब्रियम को ला सकते हो और प्रोडक्ट से भी इक्विलिब्रियम को ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिएक्शन दिया था, क्या? N2 प्लस 3H2 गिव्स व्हाट? 2NH3, राइट? ये क्या है? गैस। ये भी गैस, ये भी। आपने इक्विलिब्रियम कैसे लाया? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके आपने इक्विलिब्रियम लाया, राइट? आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम लाया। यही सेम इक्विलिब्रियम आप ऐसे भी ला सकते हो, कंटेनर में NH3 डाल दो, NH3, तो उससे अब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और किसके बीच में? N2 और 3H2। मतलब कहना हम क्या क्या चाहते हैं कि आप रिएक्टेंट से भी इक्विलिब्रियम को ला सकते हो और प्रोडक्ट से भी इक्विलिब्रियम को ला सकते हो। मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट होके प्रोडक्ट देंगे और एक टाइम आएगा जब प्रोडक्ट वापस क्या देगा? रिएक्टेंट। या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बदले आप डायरेक्ट प्रोडक्ट ही ले लो, प्रोडक्ट से लाओ रिएक्टेंट को और फिर इक्विलिब्रियम आएगा। आए समझ में? मतलब दोनों डायरेक्शन से आप रिएक्टेंट से भी इक्विलिब्रियम ला सकते हो और प्रोडक्ट से भी। चलिए अब पांचवा पॉइंट की, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम all measurable properties, all measurable properties such as color, concentration, temperature, pressure, color, concentration, temperature, pressure, volume remains constant with time। इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। किसके साथ? टाइम के साथ। बताओ बच्चों किसमें? यस, इसमें कलर में, कॉन्सेंट्रेशन में, टेम्परेचर में, प्रेशर में और वॉल्यूम में टाइम के साथ कोई चेंज वाले वाला नहीं। मतलब अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो सब कोई अपनी जगह पे बस रुक सा जाएगा। सर ये क्या हुआ? इक्विलिब्रियम आ गया था। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। सर आपने कीवर्ड नहीं दिया, चलो ना बच्चों दे देते हैं ना, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज। तो इसमें कीवर्ड क्या है? ऑल मेजरेबल, और दूसरा तो आप जानते ही क्या, रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हो गए आपके कीवर्ड्स। तो रादर देन इतना सब पढ़ने से आप ये कीवर्ड्स को याद रखोगे, आपका काम हो जाए। चलिए कितना पॉइंट? पांचवा। अब बढ़ते हैं छठे पॉइंट की, 6। ओके 6 नहीं, एक एग्जांपल दे देते हैं कलर कैसे कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए NO2, इसका कलर ब्राउन कलर का होता है और ये फिर क्या दे देता है? 2NO2 से मिल जाता है N2O4। दोनों ही गैस है लेकिन दोनों का कलर अलग अलग। इसका कलर क्या है? कुड़िए नी तेरे, का कलर क्या है? जी हाँ, कुड़िए नी तेरे, ब्राउन रंग देनी, डन 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 डन। ये ब्राउन कलर का है। और इस साइड क्या है? N2O4। और ये कैसा है? जी हाँ, ये है कलर एस। तो पहले जो कलर था वो सिर्फ ब्राउन ब्राउन था, ब्राउन मुंडे, ब्राउन कलर जो था वो ब्राउन ब्राउन था। पहले सिर्फ ब्राउन कलर था, फिर धीरे धीरे वो क्या होते गया? लाइट होते गया। धीरे धीरे क्या होते गया? तो अब वो जो लाइट कलर है ब्राउन का, अब वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? पहले थोड़ा कलर ज्यादा डार्क था, फिर N2O4 बन गया, N2O4 ने क्या किया? NO2 के कलर को डाइल्यूट कर दिया, तो अब लाइट हो गया, फेंट हो गया। अब वही कलर कांस्टेंट रहेगा, अब वो बदलने वाला नहीं है। चलो तो अब बढ़ते हैं हम कौन से पॉइंट की तरफ? ये 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या कहता है? कैटालिस्ट, कैटालिस्ट doesn't affect equilibrium, catalyst doesn't affect equilibrium। equilibrium मतलब equilibrium composition, equilibrium composition, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है उसे कैटालिस्ट चेंज नहीं करता। तो कैटालिस्ट करता क्या है? कैटालिस्ट करता क्या है? इट जस्ट, इट जस्ट हेल्प्स इन अटेनिंग equilibrium in short span
of time. It just helps in attaining equilibrium in short span of time by decreasing activation energy, for both activation energy required for both forward as well as backward reaction, for both forward as well as backward reaction. तो प्यारे बच्चों ये करता क्या है, ये जो है हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को फास्ट कर देता है। उसको फॉरवर्ड रिएक्शन को लगने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन को भी लगने के होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब दोनों को लगने वाली एनर्जी को ये कम कर देता है। अरे सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, डोंट वरी, ये आप पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। मतलब ये फॉरवर्ड को भी फास्ट कर देता है, ये बैकवर्ड को भी फास्ट कर देता है, फॉरवर्ड को भी फास्ट, बैकवर्ड को भी फास्ट, और फिर जल्दी से इक्विलिब्रियम ला देता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड को भी फास्ट, बैकवर्ड को भी फास्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो catalyst doesn't affect equilibrium, it helps in attaining equilibrium in short span of time by decreasing the activation energy required for both forward as well as backward reaction। और यहाँ पे मैं एक important line लिख देता हूँ। क्या important line? Catalyst increases the rate of both forward and backward reaction with same amount या फिर सेम क्वांटिटी। जो कैटलिस्ट है वो इंक्रीज करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन विथ सेम अमाउंट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस साइड का जो ये राइटिंग है धीरे धीरे सॉफ्टवेयर ऊपर दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विथ सेम अमाउंट। जितना वो फॉरवर्ड को बढ़ाता है उतना ही वो बैकवर्ड को भी बढ़ाता है। आया समझ में? ऐसे इसे हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे आगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। कंसीडर अ रिएक्शन। कंसीडर अ रिएक्शन। एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट इज गिविंग व्हाट, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या दे रहा है, प्रोडक्ट, और दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 1। आई होप आप समझ रहे हो। ऐसे अब हम 3 लाइन ड्रॉ कर लें। अब देखिए एट t इज इक्वल टू 0, जब समय क्या था, 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैं कह सकता हूं जो एक्टिव मास है रिएक्टेंट का वो क्या था, मैक्सिमम। इट वाज मैक्सिमम। जो रिएक्टेंट का एक्टिव मास है वो मैक्सिमम था। तो वहीं पे लगे हाथ हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या था। इज दैट क्लियर? और आप क्या कह सकते हो, yes, दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का अमाउंट था स्टार्टिंग में वो क्या था, 0। तो लगे हाथ एक और चीज क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वाज आल्सो। तो जब रिएक्टेंट ज्यादा है तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन को। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना मेरे भाई रिएक्टेंट का, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा।
और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ही अगर 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 प्रोडक्ट का अमाउंट कम है, ना के बराबर है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कुछ होगा ही नहीं, जीरो होगा। सर कैसे? इसी के लिए अगर मुझे रेट लॉ लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक उसी तरह से मैं किसके लिए लिख सकता हूँ? यस मेरे प्यारे बच्चों, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो याद रखो, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी मैक्सिमम होगा, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो है तो रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में, ये दोनों चीजें समझ में क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है क्या होता है? रिएक्टेंट का एक्टिव मास कम होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड भी क्या होता है? कम होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड ऑल्सो डिक्रीजेस। अब अगर रिएक्टेंट कम हो रहा है तो हमें पता है प्यारे बच्चों, जो प्रोडक्ट का एक्टिव मास है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो स्लोली स्लोली बढ़ेगा। तो फिर आप क्या बोलोगे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगा। और एक समय आ जाएगा, ओके, जब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पे पहुंच जाएंगे? इक्विलिब्रियम पे। और फिर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा मेरे बच्चों? रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा। फाइनली सिचुएशन आ गई, ऐसा है। क्लियर प्यारे बच्चों? एकदम अच्छे समझ में आया आपको ये? तो ये था अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम थोड़े से ग्राफ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलिए तो अब ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ हम देखेंगे, ये हो गया, ठीक है? और फिर और भी ले लेते हैं। क्लियर ऐसे ग्राफ, और फिर इन दोनों को थोड़ा नीचे ले लिया। क्लियर? चलिए तो पहला हम ग्राफ देखेंगे, रेट वर्सेस टाइम का, रेट वर्सेस टाइम का। अब आप सब जानते हो, समय के साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड धीरे धीरे कम होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड धीरे धीरे कम होता है और बैकवर्ड बढ़ता है। फॉरवर्ड कम होता है, बैकवर्ड बढ़ता है, और इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या आ जाते हैं? बराबर। ये हुआ कुछ। अगर आप इसे देखें, इस सिचुएशन यहाँ पे क्या आ गया? इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। दैट क्लियर? दिस इज अ पॉइंट ऑफ व्हाट? इक्विलिब्रियम। ये किसकी सिचुएशन है? इक्विलिब्रियम की, जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। आप इस पॉइंट पे कह सकते हैं।
इस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल हो गए, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया है। तो दिस इज व्हाट रेट वर्सेस टाइम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो कम हो रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो बढ़ रहा है। ऑब्वियसली ये टाइम है तो आप यहाँ पे एरो बना सकते। इज दैट क्लियर? चलिए अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब देखिए ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिखेगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। ये देखिए ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट का, ये किसका है, प्रोडक्ट का। दैट क्लियर? और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट क्या लाइन लिख सकता हूँ मैं, एट इक्विलिब्रियम concentration of reactant is greater than concentration of product. At equilibrium, concentration of reactant is greater than concentration of product. थोड़ा नीचे ले लिया जाए। कैसे? अगर आप देखो ध्यान से, तो ये हुआ किसका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, किसका कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट का। और ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट का। जी, ये किसका हो गया, प्रोडक्ट का। ये किसका हो गया, रिएक्टेंट का। तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट का कम है। आई होप आपको समझ में आ। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्या बता सकता हूँ, अगर आपको याद हो तो हमने इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन भी लिखा था बच्चों। क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू के, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ये देखिए टाइम के साथ कम हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी क्या होगा, कम। और अगर मैं दूसरा बैकवर्ड के लिए लिख दूं तो ये देखिए ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। और आप सब जानते भी हैं इन जनरल किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन जनरल होता क्या है, जी हाँ, रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ता है, ये उसका ग्राफ है। अब इससे आप कोई कंक्लूजन पे मत आ जाइएगा, वरना बच्चे कंक्लूजन बना लेते हैं जिससे चीज़ें गलत हो सकती हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे फिर वही चीज़ क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे टाइम। अब जरा देखिए कहानी में ट्विस्ट, ये क्या हुआ सर, आप देख रहे हो ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये किसका है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर? तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब आप बोल सकते हो एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अब ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट से। और अगर आपको याद हो तो मैंने ये पॉइंट बोला था कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट ज़्यादा हो सकता है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकता है रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट ज़्यादा या प्रोडक्ट ज़्यादा, या फिर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दोनों, रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट कम। यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टेंट कम। आई होप आपको समझ में आया। सर इक्विलिब्रियम का सिंबल नहीं दिखा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया है। दिस व्हाट, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आप ऐसे, ये इक्विलिब्रियम। क्लियर? चलिए अब और ग्राफ को देखते हैं, वापस वही क्या, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। क्या क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब देखो प्यारे बच्चों इस पर्टिकुलर मोमेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और ये किसका है, प्रोडक्ट का। तो इससे क्या समझ में आता है, अब इक्विलिब्रियम पे
एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो गया किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। है ना मजेदार चीज? ये भी है। अब जरा देखिए एक और ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। देखिए ग्राफ देखते जाइए। इससे क्या समझ में आता है? पहले ये क्या था? कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है? टाइम। इज दैट क्लियर? अब आप देख सकते हैं, आपको दिखा भी होगा कि ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। बट ये वैल्यू हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? जी हाँ, हमें ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि देयर वॉज देयर इज ऑलरेडी सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट इनिशियली। क्या बोल सकते हैं? देयर इज ऑलरेडी सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट इनिशियली। देयर इज ऑलरेडी सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट इनिशियली। मतलब कंटेनर में प्रोडक्ट पहले से था, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पहले से था। आई होप आपको समझ में आ गया। इज दैट क्लियर? चलिए एक कैटलिस्ट का भी ग्राफ देखेंगे। इसका कैटलिस्ट का, चलो तो उसको मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेन मकसद यही था आपको ये बताना कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कभी रिएक्टेंट का ज़्यादा, कभी प्रोडक्ट का ज़्यादा, या फिर कभी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। और ये ग्राफ तो क्या बता रहा था? ये ग्राफ तो यही बता रहा था कि कंटेनर में ऑलरेडी पहले से प्रोडक्ट भी प्रेजेंट था। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं ग्राफ किसके लिए? ये ऑब्वियसली कैटालिस्ट के लिए। ये है, ये है टाइम। दैट क्लियर? रेट और ये टाइम। अब मैं लेता हूं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये क्या था बच्चों? रेट ऑफ फॉरवर्ड, दिस रेट ऑफ बैक। दैट क्लियर? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और ये है घड़ी जिस पे क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। ये क्या है? दिस व्हाट? इक्विलिब्रियम। और ये सब कुछ कब? एब्सेंस ऑफ केटा। अब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट था। अब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो भी होगा उसे मैं ग्रीन कलर से दिखाऊंगा, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। अब देखो क्या होगा। ये देखिए, आई होप बच्चों आपको समझ में। चलिए थोड़ा सा इसे और नीट एंड क्लीन बना दें। बच्चों क्या किया कैटलिस्ट ने, आप देख सकते हो। कैटलिस्ट ने यहाँ पे क्या किया? ये पिंक कलर वाला इक्विलिब्रियम पे आ गया। दिस व्हाट? इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंस ऑफ केटा। नीट की परीक्षा में बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपको ये ग्राफ बहुत ही अच्छे से समझ में आया। देखिए पहले कैटलिस्ट जब नहीं था तो इतना टाइम लग रहा था, और जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाला, ये देखिए धीरे 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 क्या हो गया? यस,
जो स्पीड है वो बढ़ गई, किसकी, फॉरवर्ड की भी बढ़ गई और बैकवर्ड की भी बढ़ गई। मतलब दिस इज रेट फॉर व्हाट, फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में, जी हाँ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, फॉरवर्ड को भी बढ़ा दिया, बैकवर्ड को भी बढ़ा दिया। इज दैट क्लियर, दोनों के रेट को क्या कर दिया, आगे सबको समझ में, ये भी फास्ट ये भी फास्ट, और जब दोनों फास्ट हुए तो क्या हो गया, यस प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया। आई होप आपको समझ में, एम आई क्लियर टू एवरीवन। तो ये था पूरा ग्राफ से रिलेटेड स्टडी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। अब हम आगे पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। तो आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इसी तरह बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसे भी दबा दीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय बाय।